आज मैं आपको वितान सहायक पुस्तक से पाठ 2 जूझ का शेष पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। रोते धोते पाठशाला जाना फिर से शुरू हो गया। गर्मी सर्दी भूख प्यास हवा पानी वर्षा आज का कुछ भी ख्याल न करते हुए खेती के काम की चक्की में रात दिन पिसते रहने से छुटकारा मिल गया। उस चक्की में पिसने की अपेक्षा मास्टर की छड़ी की मार खाना ज़्यादा अच्छा लगता था। उसे मैं मज़े से सहन कर लेता था। दोपहर भर की चिलचिलाती धूप का समय पाठशाला की छाया में व्यतीत हो जाता था। गर्मी के 2 महीने आनंद से बीत गए। फिर से 5वीं कक्षा में जाकर बैठने लगा। दोबारा नाम लिखवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। 5वीं नापास की जो टिप्पणी नाम के आगे लिखी हुई थी वह 5वीं के ही हाजिर रजिस्टर में लिखी रह गई थी। पहले दिन कक्षा में गया तो वहाँ गली के 2 लड़कों को छोड़कर कोई भी पहचान का नहीं मिला। मेरे साथ के सभी लड़के अगली कक्षाओं में चले गए थे। मेरी अपेक्षा कम उम्र के और मैं जिन्हें कम दिमाग का समझता था, मुझे अब उन्हीं के साथ बैठना पड़ेगा। यह बात कक्षा में पहुँचते ही मेरी समझ में आई। मन कुछ खट्टा हो गया। अपरिचित की तरह जाकर बाहर एक बेंच के एक सिरे पर कोने पर बैठ गया। मास्टर साहब कौन है इसका पता नहीं था। पुरानी किताबों और कापियों का उस कक्षा में कोई संबंध नहीं था। फिर भी लट्ठे के बने थैले में डालकर उन्हें ले आया था। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले जैसे किसी बस के इंतजार में बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। क्या नाम है? मेहमान नए दिखाई देते हैं या गलती से इस कक्षा में आ बैठे? कक्षा के सबसे अधिक शरारती चमाड़ के लड़के ने मेरे सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा। मुझे ध्यान नहीं आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है। बालगुड़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर आने वाला मैं अकेला ही था। देखें तुम्हारा गमछा, कहते कहते उसने मेरा गमछा खींच लिया गया। अब मेरा गमछा अब पूरी कक्षा में उसकी खींचातानी होगी और यह फट जाएगा। मन ही मन यह सोचकर मुहासा हो गया, लेकिन वैसा ही हुआ। उस लड़के ने गमछे को अपने सिर पर लपेट दिया और मास्टर की नकल करने लगा। तभी उसे उतार कर टेबल पर रखा और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए हुस की आवाज़ की। इतने मास्टर जी आ गए और वह गुंडा झट से अपनी सीट पर जा बैठा। मेरा गमछा टेबल पर ही पड़ा। पहले ही दिन इस घटना से मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी और छाती में धक धक होने लगी। रणनंबरे मास्टर कक्षा में आए। टेबल पर मटमैला गमछा रखा देख उन्होंने पूछा, किसका है रे? मास्टर, मेरा है मास्टर जी। तू कौन है? मैं जकाते पिछले साल फेल होने के कारण इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उन्होंने छड़ी से मेरा गमछा उठा कर नीचे डाल दिया। मैं उसे ना उठाने गया तो उन्होंने कहा, यहाँ क्यों रखा था मूर्खों की तरह? मैंने नहीं रखा मास्टर जी। उस लड़के ने मेरे सिर से छीन कर जबरन यूँ रख दिया था। यह चमाड़ का बच्चा बिन बात के उठापटक करता रहता। कहते हुए मास्टर जी उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर जी ने मेरे बारे में कुछ पूछताछ की और बामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में उस लड़के ने मेरी धोती की कांच को 2 बार खींचने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मैं दीवार की तरफ पीट करके जा बैठा। पर छुट्टी होने से पहले उठा ही नहीं। जैसे खेलने के लिए बनाए गए कौए के बच्चे को खुले में रख देने पर कौए चारों ओर से उस पर चोंच मारने लगते हैं, वैसी ही हालत मेरी हो गई थी। मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार कर घायल कर रही थी। घर जाते समय मैं सोच रहा था, लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, गमछा खींचते, धोती खींचते हैं, तो ऐसे कैसे निभा होगा? नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। इससे तो अपना खेत ज़्यादा अच्छा। चुपचाप काम करते रहो। गली के दो ही लड़के हैं कक्षा में, वे तो मुझसे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं, वे क्या मदद करेंगे? मन कुछ उदास हो गया। 4वीं से 5वीं तक तो पाठशाला अपनी लगती थी, किंतु अब वह एकदम पराई सी लगने लगी। मानो अपना वहाँ कोई नहीं है। सुबह होने पर मैं उमंग में था। फिर से पाठशाला चला गया। माँ के पीछे पढ़कर 8 दिन में एक नई टोपी और 2 नाड़ी वाली मैलखाऊ रंग की एक चड्डी, बंगाली चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लड़कों से परिचय बढ़ने लगा। मंत्री नाम के मास्टर जी कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए। वे छड़ी का ज़्यादा उपयोग नहीं करते थे। हाथ से गर्दन पकड़कर पीठ पर भूसा जमाते थे। पीठ पर एक जोर के हाथ पड़ते ही लड़का हुक्म भरने लगता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठ गई, इसीलिए उद्यम करने वाले लड़कों का मौका नहीं मिलता था। पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी थी। मंत्री मास्टर जी गणित पढ़ाते थे। यदि एक आध सवाल गलत हो जाता तो अपने पास बुलाकर समझा देते थे। यदि किसी लड़की कोई मूर्खता दिखाई देती तो उसे वह ठोंक देते थे। इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता था। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे। बसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से तो दुबला पतला था, किंतु पढ़ाई में बड़ा होशियार था। उसके सवाल हमेशा सही निकलते थे। वह स्वभाव से शांत था, हमेशा पढ़ाई में लगा रहता था। घर से पूरी तैयारी करके आता था। दूसरों के सवालों की जांच भी करता था। मास्टर जी ने उसे कक्षा मॉनिटर बना दिया था। वह हमेशा पहली बेंच पर बैठता। बिल्कुल मास्टर जी के पास कक्षा में उसका बड़ा सम्मान था। मुझे यह लड़का मेरी तुलना में छोटा लगता था। मैं उससे पहले ही 5वीं कक्षा में पहुंच गया था। गलती से पिछड़ गया था मैं, इसलिए मास्टर जी को कक्षा की मॉनिटरी मुझे सौंपनी चाहिए थी। मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर मुझे यह भी लगता था कि 2 महीने में 5वीं की अच्छी तरह तैयारी करके पास होना, कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए ठीक नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी, हमें यह नहीं भूलना चाहिए। इन सब बातों की वजह से मेरा सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगा रहा और बसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबें और कापियों पर अखबार कागज के कवर
चढ़ा दिए। मैं अपना अवस्था व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। उसने यदि कक्षा में कोई शाबाशी का काम किया तो वो अगले दिन वैसा ही कुछ करने की कोशिश करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण जल्दी गणित भी समझ में आने लगा और सवाल भी सही होने लगी। कभी कभी बसंत पाटिल के साथ मिलकर एक तरफ से वह तो दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांच लिया करता था। इस कारण मेरी और बसंत की दोस्ती गहरी होगी। इस प्रकार हम कक्षा के अनेक कार्यों में एक दूसरे की सहायता करने लगे। मास्टर जी मुझे आनंदा कहकर बनाने लगे थे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कह पुकारा था। कभी कभी माँ भी आनंदा कहती, परंतु बहुत कम। मास्टरों के अपने के कारण और बसंता की दोस्ती के कारण धीरे धीरे पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। नवा सौदलगेकर नामक मास्टर मराठी पढ़ाने आते। पढ़ाते समय वे स्वयं लीन हो जाते थे। कविता तो वे बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सुरीला गला, छंद पर बढ़िया पकड़ और उसके हाथी रसिकता भी उनके पास थी। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें बहुत सी अंग्रेजी कविता मौके की याद थी। बहुत से छंदों की लयगत ताल पर उनकी अच्छी पकड़ थी। पहले वे कोई कविता गाकर सुनाते और फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ उस कविता का भाव ग्रहण कराते। उसी भाव की किसी और कवि की कविता भी सुना दिया करते थे। बीच बीच में कवि यशवंत गिरीश, बाबा बोरकर, भारा तांबे, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाने लगते थे। वे स्वयं भी कविता लिखते थे। याद आ जाती तो वे अपनी भी एक आध कविता सुना देते थे। यह सब सुनते हुए अनुभव करते हुए मुझे अपना ध्यान ही नहीं रहता था। मैं अपनी आंखों और कानों में अपने प्राणों की सारी शक्ति लगाकर और दम रोककर मास्टर जी के हाव ध्वन, चाल और रस पीता रहता था। सुबह शाम खेत में पानी लगाते हुए या पशु चराते हुए अकेले में खुले गले में मैं वे सारी कविता मास्टर जी के हाव भाव, यत गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाने की कोशिश करता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता रहता। जिस प्रकार मास्टर जी बैठे ही बैठे अभिनय करते थे, मैं भी वैसे ही अभिनय करने लगता था। क्यारियाँ पानी से कब भर जाती थी इसका मुझे ज्ञान ही नहीं रहता था। मास्टर जी की चाल पर दूसरी कविता भी पढ़ी जा सकती थी, इसका ज्ञान भी मुझे उसी समय हुआ। इन कविताओं के साथ साथ खेलते खेलते मुझे दो बड़ी शक्तियाँ प्राप्त हुई। पहले पशु चराते हुए, पानी लगाते और दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत ज़्यादा खटकता था। किसी के साथ बोलते हुए और हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। हर समय कोई ना कोई साथ होना चाहिए ऐसा लगता था, परंतु अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती थी। मैं अपने से ही खेलता रहता था। उल्टा अब तो ऐसे लगने लगा था कि जितना अकेला रहूं उतना ही अच्छा है। इस कारण कविता भी ऊंची आवाज़ में गाई जा सकेगी। अकेले में किसी की तरह का अभिनय नहीं किया जा सकेगा। कविता गाते समय थोई थोई करके नाचा भी जा सकता था। मैं सचमुच ही नाचने लगता था। मैंने कुछ कविताओं को अपने खुद के अंदाज में गाना शुरू कर दिया। अनंत काड़ेकर की कविता, जिसकी पहली पंक्ति है, चांद रात पसरते पांडरी गाया धनी बनी को, मैंने मास्टर जी की चाल से अलग हटाकर अपनी चाल में गाया। यह चाल एक सिनेमा के गाने पर आधारित थी। वह गाना केशव करणी जात नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर जी की तुलना से ज़्यादा अभिनय के साथ गाता था। मैं चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न भी करता था। मास्टर जी को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगने लगा कि उन्होंने 6ठी 7वीं कक्षा के सभी बच्चों के सामने मुझे बुलाकर गवाया। विद्यालय के समारोह में भी मुझे गवाया। इसके कारण मुझे लगने लगा मेरे कुछ पंख निकल आए। मास्टर जी स्वयं भी कविता करते थे। कई मराठी कवियों के काव्य संग्रह उनके घर में रखे थे। वे प्रायः उन कवियों के चरित्र और संस्मरण बताया करते थे। इसलिए ये कवि लोग मुझे आदमी ही लगने लगे थे। खुद सौंदलगेकर मास्टर जी एक कवि थे, इसलिए यह विश्वास होने लगा कि कभी अपने जैसा ही एक हाड़ मांस का बना मनुष्य होता। मुझे लगा कि मैं कविता गायन कर सकता हूँ। मास्टर जी के दरवाजे पर छाई हुई मालती की बेल पर उन्होंने एक कविता लिखी थी। वह लता और कविता दोनों ही मैंने देख रखी थी। इस कारण मुझे ऐसा लगने लगा था कि आसपास अपने खेतों में, अपने गाँव में कितने ही ऐसे दृश्य हैं जिन पर मैं कविता लिख सकता हूँ। यह सब कुछ अनजाने में ही होता रहता था। ढोर चराते रहते मैं जंगली फूलों पर, फसलों पर तुकतान लगा करके गाने लगता था। उन्हें जोर से गुनगुनाता भी था और मास्टर जी को दिखाने भी लगा। कविता लिखने हेतु खीसा में कागज और पेंसिल भी रखने लगा था। कभी वह सब न होते तो लकड़ी के छोटे से टुकड़े से भैंस की पीठ पर रेखा खींचकर लिखने लगता था। पत्थर की शिला पर कंकड़ से लिख लेता था। जब अच्छी तरह से कंठस्थ हो जाती तो पहुँच देता। यदि रविवार के दिन एक आध कविता बन जाती तो सोमवार के दिन मास्टर जी को जरूर दिखाता था। कई बार तो सवेरा होने तक का धीरज भी नहीं रख पाता था और रात ही मास्टर जी के घर जाकर कविता दिखाता। वे उसे देखते और मुझे शाबाशी देते और फिर कभी कभी तो कविता शास्त्र पर एक पूरी महफिल ही जम जाती थी। बोलते बोलते मास्टर जी बताते कवि की भाषा कैसी होनी चाहिए, संस्कृत भाषा का उपयोग कविता के लिए कैसे होता है, छंद की जात पहचान कर कैसे उसका लेकर निर्धारित करें, अलंकारों में कुछ बातें कैसी होती है, अलंकार का भी अपना एक शास्त्र होता है, कवि के लिए शुद्ध लेखन करना क्यों जरूरी होता है, शुद्ध लेखन के नियम क्या क्या है आदि विभिन्न विषयों पर वे सहज बातें बताते रहते थे। मुझे उनके प्रति अपना
अपनापन अनुभव होने लगा। मैं वे मुझसे अलग प्रकार की कविता संग्रह देते थे। जब उन्होंने कई नई कविता तरह की कविताएं सुनाई तो लगा मैं भी इस डर्रे पर कविता बनाऊं। फिर तो पूरे दिन उसी दिशा में मेरी कोशिश चलती रहती। इन सब बातों में से सौंदेलकर मास्टर जी के बहुत नज़दीक पहुंच गया था और जाने अनजाने में धीरे धीरे मेरी मराठी भाषा सुधरने लगी। उसे लिखते समय मैं बहुत सचेत रहने लगा। छंद, अलंकार, लय आदि का सूक्ष्मता से अध्ययन करने लगा। शब्दों का नशा चढ़ने लगता और ऐसे लगने लगता कि मन में कोई मधुर बाजा बज रहा है। बच्चों प्रश्नोत्तर कल लिखवाएंगे।